नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे छायावाद के बारे में। हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को किया। अब जो आपके में अगला युग है वो है छायावाद, और छायावाद से ही संबंधित कवि भी हैं। जैसे इसके बाद आप जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे, पंत को पढ़ेंगे, निराला को पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें छायावाद के बारे में जान लेना चाहिए, इसकी क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, ठीक है, इसमें क्या क्या रहा। हम लोग अति संक्षिप्तता में इस चीज़ को जान लेते हैं, जिससे हमें आगे के कवियों को पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। तो छायावाद जो है 1918, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, वे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, ठीक है, इस प्रकार युगों में विभाजित है। तो उसी में से एक युग है छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक चला हिंदी कविता के इतिहास का प्रसिद्ध आंदोलन है। इस बीच में जो कविता लिखी गई उसे सामान्यतः छायावादी कविता के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंदतावादी समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र छायावाद की सकारात्मक व्याख्या के लिए विख्यात हैं। ठीक है, जो ये छायावाद है, जो आलोचक रहे उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से इसका वर्णन किया है। तो उसी में से जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वे इसकी सकारात्मक व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, तो स्थूल, अब इस परिभाषा का क्या अर्थ निकलता है ये देख लेते हैं। तो जो स्थूल मतलब कोई भी चीज़ जब प्रारंभ होती है तो वह पहले एक सतही स्तर पर होती है। जैसे जब नवजागरण आया तो भारतेंद्र युग में वो बहुत केवल राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर ही केंद्रित था। ठीक है, फिर द्विवेदी युगीन में क्या हुआ, थोड़ा और वो उसका सूक्ष्म रूप हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद ये जो छायावाद आ गया, ठीक, तो छायावाद में इसका सूक्ष्मतम रूप व्यक्त हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो नवजागरण की चेतना थी वह व्यक्ति और उसके भावों को प्रदर्शित कर रही थी। फिर और देखा जाए तो जैसे द्विवेदी युग में मैंने आपको बताया था कि जो कविताएं थी वह अभिधा शब्द शक्ति में थी, मतलब एकदम सीधी सपाट भाषा में थी। किंतु आप छायावाद में देखेंगे तो इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, तो इससे सूक्ष्म भाव व्यक्त होते हैं। तो इसीलिए जो नगेंद्र जी हैं उन्होंने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक छायावाद ने इस आंदोलन को समझने का एक नया नज़रिया प्रस्तुत किया, जिसका सार यह है कि छायावाद इस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं छायावाद की क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, क्या विशेषताएं रहीं। ठीक है, तो ये सभी विशेषताएं आप लोग देख लेंगे। तो अभी जब हम लोग कवि के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, तो आपको उनकी कविताओं में इन सभी बिंदुओं की झलक दिखाई देगी। तो पहली भावगत विशेषताएं देखते हैं। इसके अंतर्गत आता है स्वतंत्र चेतना। ठीक है, उनके काव्य में स्वतंत्र चेतना देखने को मिलती है। तो छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है, जहाँ स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग नहीं वरन जीवन मूल्य है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। पंत ने मानव मुक्ति एवं विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्य वर्ग का उदय हो चुका था, जिसने यथास्थितिवाद का विरोध किया और परिवर्तन की मांग की। निराला लिखते हैं कि तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। ठीक है, तो इस प्रकार उनके अंदर स्वतंत्रता की चाह है। वैयक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना करता है। छायावादी युग में पहली बार कवि ने स्वतंत्र होकर स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। इससे पहले के कवि क्या करते थे, वे समाज के बारे में लिखते थे, स्वतंत्रता के बारे में लिखते थे। ठीक है, पर इस युग में क्या हुआ, लोग अपने बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखना प्रारंभ किया। महादेवी जी ने कहा कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। महादेवी की निम्नांकित पंक्तियों में इसी व्यक्तिकता का निदर्शन प्रस्तुत होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, तो यहाँ वे अपने बारे में कहती हैं, व्यक्ति के बारे में कहती हैं। व्यक्ति में व्यक्तिक चेतना जाग चुकी थी, किंतु समाज में
इतनी उदारता नहीं आई थी कि वह सहजता से व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को स्वीकार कर लेता। अतः समाज से टकराहट के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निराशा व वेदना की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस निराशा को कई आलोचक पलायनवाद भी कह देते हैं, क्योंकि आप इसकी जब छायावाद की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लोग सामाजिक या सभी चीज़ों से भाग रहे हैं। ठीक जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इन सभी कविताओं को पढ़कर जो आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि यह पलायनवाद का काव्य है। फिर है तीसरा, अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों का दावा है कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं वरन अनुभूति से होती है। प्रसाद का भी मानना था कि कविता में स्वानुभूति की विवृत्ति होती है। पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है, तो ये जो अनुभूति है इसका इनके काव्यों में बहुत गूढ़ प्रयोग किया गया है। वेदना की विवृत्ति। छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य व सुंदर है। ऐसा लगता है कि कवि उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब व्यक्ति स्वाधीन होकर विकल्पों का स्वयं चयन करता है तो उसे कभी कभी दुख होना स्वाभाविक है, किंतु यह दुख अर्जित होने के कारण सुखात्मक लगता है। महादेवी लिखती हैं, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। ठीक है, तो ये वेदना की पराकाष्ठा को दिखाता है। प्रेमानुभूति। छायावादी कविता का प्रमुख आधार प्रेम अनुभूति है। इस प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। प्रणय क्षेत्र में वह मानसिक भावनाओं, आवेगों, निराशा, पीड़ा, स्मृति आदि का विशद चित्रण करता है। विरह का विशद चित्रण प्रसाद रचित आंसू में मिलता है। आप लोग आंसू, जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू जो काव्य लिखा है उसको पढ़ा होगा, या कुमार विश्वास जी ने इसको गाया भी है, वह अवश्य सुना होगा। काफ़ी अच्छी कविता है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, भोगवादी नहीं है। सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। कल्पना सौंदर्य को मुखरित करती है। छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है, जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित है। पंत लिखते हैं कि सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, तो ये सौंदर्य का इनके काव्य में दिखता है। यहाँ नारी का सौंदर्य नग्नता का नहीं वरन गूढ़ता का है, जो पर्दे में छिपकर भी सुंदर है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। प्रसाद जी भी लिखते हैं। प्रकृति चित्रण। छायावाद में प्रकृति इस तरह समा गई है कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं है। छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती, रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। ठीक है, प्रकृति की गोद में विश्राम करते कवि पर आलोचकों ने पलायनवादी होने का आरोप भी लगाया है। मानवीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है, मेघमय आसमान से उतर रही है। ठीक है, तो अब मेघ जो है वो आसमान से उतर रही है, तो ये यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। उस पर तात्कालिक आंदोलनों व राष्ट्रीय लहर का प्रभाव भी है। वह स्वाधीनता आंदोलन का रोजनामचा नहीं लिखता वरन उनमें छिपे मूल्यों की कालजयी प्रस्तुति करता है। इनके काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्द का निरंतर प्रयोग हुआ है। राष्ट्र के गौरवमय अतीत पर ये गर्व करते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इनके काव्य की मूल चेतना ही स्वतंत्रता है, जिसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। निराला की राम की शक्ति पूजा इसका प्रामाणिक दस्तावेज है। तो ये तो कुछ भावगत विशेषताएं हो गई हैं। अब शिल्पगत विशेषताएं भी देख लेते हैं। काव्य रूप या कविता भावना प्रधान है, इसलिए प्रकृति में प्रगीतात्मक है। छायावाद में प्रगीतों की रचना हुई है, जिनमें निराला के प्रगीत अग्रणी हैं। महादेवी ने गीत लिखे हैं।
निराला, पंत व प्रसाद ने लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। लंबी कविताओं में अंतर्वस्तु प्रबंधात्मक एवं विस्तृत होती हैं, पर बाहरी विधान प्रबंध के नियम के अनुकूल नहीं होता। कामायनी इस समय का एकमात्र महाकाव्य है। तो काव्य रूप मतलब काव्य की कौन सी विधा का प्रयोग किया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को साहित्य शास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ कर दूं। इससे आपको जो कविताएं हैं उनको समझने में आसानी होगी। कहानी, तत्व क्या है, अरे साहित्य के विषय में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दूं क्लास। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। फिर अगला है भाषा। छायावाद ने कर्कश कही जाने वाली खड़ी बोली में कोमल भावों को प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकार किया। इससे पहले जैसे कि ब्रज में लिखा जा रहा था, ठीक है। तो अब जब छायावाद है तो छायावाद में ही खड़ी बोली का ही प्रयोग होने लगा था। आगे लिखते हैं कि अपने नए कथ्य के अनुरूप नई भाषा की तलाश छायावादी कवियों के सामने एक ऐतिहासिक चुनौती थी और इस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने साहस के साथ किया। छायावादियों ने नए नए शब्दों की रचना की, जैसे स्वर्णिम, अरुणिम, स्वप्निल आदि। इनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में संगीतात्मकता के दर्शन भी होते हैं, जैसे उठ, उठरी, लघु, लघु, लोल, लहर, ठीक है। प्रसाद जी लिखते हैं तो इसमें संगीतात्मकता है। छायावाद में सख्त शक्तियों की दृष्टि से लक्षणा पर बल है। लक्षणा जो आप शब्द बोलते हैं उनको उनकी शब्द शक्ति है। आप कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उनको हम 3 अर्थ में उसका 3 प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। एक अभिधा अर्थ होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है, ठीक है। तो वही है कि अभिधा मतलब आपने जो बोला मैंने वही सुना और उसी का अर्थ निकाल लिया। लक्षणा बोला मतलब आपने जैसे कुछ भी बोला, ठीक है, तो उसका सीधा अर्थ ना लेके उसका थोड़ा उससे ही मिलता जुलता अर्थ लें। जैसे आप बोलें कि मेरा घर चौराहे पर ही है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आपका चौराहे पर ही घर है, चौराहे के पास में घर है, ठीक है। तो वो होता है लक्षणा। तो वही है, शब्द शक्तियों की दृष्टि से लक्षणा पर बल है, क्योंकि कथ्य की गहराई व अमूर्तता इन्हें अभिधा में रचना करने से रोकती है, क्योंकि इसमें कई गूढ़ भाव निहित होते हैं, इसलिए इसे एकदम सीधी कविता के द्वारा नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि द्विवेदी युग में लिखा जा रहा था। छंद। छायावाद की स्वतंत्र चेतना ने छंद के परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। निराला ने मुक्त छंदों में रचना की। अलंकार। छायावादी कवियों ने अर्थालंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया, क्योंकि गहरे भावों की अभिव्यक्ति सीधे सीधे नहीं हो पाती। पंत का मानना था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वरन वे भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इस काल में 3 नए अलंकार प्रयुक्त हुए: विशेषण विपर्याय अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। तो ये सब साहित्य शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। आप लोग बताइएगा तो मैं क्लासेस उसकी भी स्टार्ट कर दूंगा। बिंब। छायावादी कवियों ने बिंबों का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। इनके काव्य में एक ओर विराट व संश्लिष्ट बिंबों की तो दूसरी ओर कोमल व सुकुमार बिंबों की व्यंजना हुई है। राम की शक्ति पूजा का प्रस्तुत उदाहरण विराट व संश्लिष्ट बिंबों का प्रतिनिधि उदाहरण है। तो राम की शक्ति पूजा का एक उदाहरण है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। तो ये आपकी बिंब, इसमें कैसा बिंब प्रदर्शित किया गया है ये देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला जी ने लिखी है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद की प्रवृत्तियों को बताइए, ये अभी भी पूछा जाएगा और आने वाले आपका 4th सेमेस्टर हो, ठीक है, उसमें भी ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।